हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी कंपलसरी यानी हिंदी अनिवार्य 24 मार्च 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए हुबहू आपके लिए पेपर लेकर आ चुका हूँ। यानी यहाँ से आपको 100% जो है यहाँ पर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जहाँ से आपको 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर 24 मार्च 2025 को आप सभी का यहाँ पर हिंदी अनिवार्य का पेपर है और इस पेपर के लिए 100% रियल पेपर आप सभी के सामने है और यहाँ पर मैं बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल से हम आंसर बताएंगे और किस प्रकार से आपको हिंदी अनिवार्य के पेपर को हल करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। खंड अ जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, तो निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो देखिए, कवि उमाशंकर जोशी का जो जन्म है वो यहाँ पर कब हुआ। ठीक है, तो कवि उमाशंकर जो जोशी है उनका जन्म कब होता है, तो 1911 में होता है। कब होता है, 1911 में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य का पेपर में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर यदि कोई डेट मेंशन हो, ठीक है, तो यहाँ पर 21 जुलाई कब होता है, 21 जुलाई 1911 ईस्वी में उमाशंकर जोशी का जन्म होता है। ये गुजरात जो है, इनमें गुजरात में जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है, गुजरात में जन्म होता है। इतना आपको इससे इनसे संबंधित यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो कि ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है, खड़ी बोली में है या कन्नौजी बोली में है। तो कौन सी में है, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में जो है यहाँ पर रचित है। अवधी भाषा में कौन सा महाकाव्य, तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक हिंदी में मुक्त संध, कौन से संध, मुक्त संध के जो प्रणेता है वो कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा। ठीक है, तो सूर्यकांत निराला जी जो है यहाँ पर वो है आधुनिक हिंदी में मुक्त संध, किसके, मुक्त संध के प्रणेता है। ये आपको ध्यान में रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और 100% आपको 24 मार्च 2025 के पेपर में आपको मिलने वाला है। देखिए प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग का अर्थ होता है प्रोसेस, एक हिंदी इंग्लिश का वर्ड है प्रोसेस, ये है प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये है पावर और आप समझ चुके होंगे। तो प्रोसेसिंग पावर वैसे हिंदी में अर्थ होता है खरीद की शक्ति। तो प्रोसेसिंग पावर विक्रय की शक्ति नहीं होती है, बाजार घूमना नहीं होता है, बाजार देखना नहीं होता है, क्रय शक्ति होती है। प्रोसेसिंग पावर क्या है, तो प्रोसेसिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति, यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदने की जो शक्ति है। ठीक है, खरीदने की जो शक्ति है उसे जो कहा गया है वो कहा गया है प्रोसेसिंग पावर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि की विषन्नता को कौन ललकारता था, कौन ललकारता था, तो राजा, मैनेजर, पहलवान की ढोलक या कुत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पहलवान की जो ढोलक है वो रात्रि की विषन्नता को क्या करता था, ललकारता था। बिल्कुल ही सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर वेंडिंग कहानी में नई पीढ़ी का जो रवैया है वो कैसा बताया गया है। रवैया कैसा बताया गया है, तो बहुत ही संवेदनशील जो है यहाँ पर रवैया बताया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस क्लास को एंड तक देखना है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, 100% 24 मार्च 2025 पेपर के लिए 100% आपको जो रियल जो है पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर चौदलगेकर है वो किस विषय के अध्यापक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो थे वो मराठी के, ठीक है, मराठी जो विषय है उसके अध्यापक थे, कौन थे, चौदलगेकर। ठीक है, तो सही आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर, यानी च ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर देख सकते हैं HTML की फुल फॉर्म है, तो ये अनइम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे इसका पूरा नाम हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, बाकी आपके काम का नहीं है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए टेलीविज़न खबरों में जो टेलीविज़न की जो खबरें होती हैं उसके कुल कितने चरण होते हैं, कितने चरणों के द्वारा टेलीविज़न खबरों का निर्माण होता है, तो कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं, और इन 6 स्टेप्स से ही क्या होती हैं, इन टेलीविज़न न्यूज़ का यहाँ पर एडिशन बनता है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? कॉपी लेखन का होता है। क्या होता है? कॉपी लेखन होती है, जो पहला टेलीविज़न खबरों का जो है चरण है। उसके बाद उसका संपादन होता है, ठीक है, एडिशन होता है। उसके बाद उसका दृश्य संपादन होता है, किस प्रकार दिखेगा, ठीक है, दृश्य संपादन। उसके बाद रन डाउन होता है। क्या होता है? रन डाउन होता है। उसके बाद अपडेट होती है, और लास्ट वाला जो सबसे अंतिम जो चरण होगा वो होगा मॉनिटरिंग डेस्क। क्या होगा? मॉनिटरिंग डेस्क। इस प्रकार से टेलीविज़न खबरों में कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आपको एक इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी अर्थ बताना है, और एक आपको हिंदी अर्थ दिया जाएगा, उसका अंग्रेजी में अर्थ बताना है। तो यहाँ पर अंग्रेजी का एक अर्थ दिया गया है डिकोड, ठीक है, कोड, डिकोड। तो डिकोड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कुटवाचन। क्या होता है? कुटवाचन। इसी प्रकार से यदि घोषणा पत्र का आता तो घोषणा पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या होते हैं? डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि मानदेय का आता तो अलाउंस आता, ठीक है, अलाउंस, ठीक है, और विस्तार का आता तो एक्सपेंशन। क्या आता? एक्सपेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जितने भी है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इससे संबंधित भी दिया है तो आप कर सके। बाकी डिकोड का सही अर्थ है कुटवाचन, यानी स ऑप्शन बिल्कुल ही चाहिए। उसके बाद देखिए व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग आपको बताना है, यानी अंग्रेजी में अर्थ बताना है, अंग्रेजी की स्पेलिंग बतानी है, तो वो जाएगा वोकेशनल। वोकेशनल और व्यावसायिक एक ही है, यानी वोकेशनल को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक। वारंट, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। पेट्रोन का अर्थ क्या होता है? पेट्रोन, ठीक है, यानी इसे भक्ति भी कह सकते हैं, पेट्रोन, ठीक है, पेट्रोन कह सकते हैं, ठीक है, भक्ति। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च 2025 हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से हल करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम के पेपर में कोई भी प्रश्न आए आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो। देखिए शीर्ष कहाँ से रस खिंचता है? तो धरती से, वायुमंडल से, धूप से, या फिर पाताल से? तो वायुमंडल से जो शीर्ष है वो क्या खिंचता था? रस खिंचता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। अब आपको जो सेकंड जो क्वेश्चंस मिलेगा वो आपको रिक्त स्थान वाला प्रश्न मिलेगा। उसमें जो है आपको कुछ व्याकरण के प्रश्न सम्मिलित होंगे, ठीक है, कुछ आपके पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न जो है वो भी आपके सम्मिलित होंगे। इस प्रकार किस प्रकार आप प्रश्नों को इनको हल करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो मैं आपको इस पेपर के लिए बताने वाला हूँ। यानी हिंदी बनने वाले 24 मार्च पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कौन कौन से रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम, ये एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपको अलंकार बताना है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? एक है यमक अलंकार है, और एक है आपका रूपक अलंकार। इन तीनों में से ही अलंकार पूछे जाएंगे, तो इनके आपको उदाहरण या इनकी आप परिभाषा यदि याद है तो आप आसानी से पंक्ति को पहचान सकते हैं। अब इसमें देखिए रघुपति राघव राजा राम, इसमें र जो वर्ण है उसकी क्या होती है? आवर्ती हो रही है। और ऐसी किस अलंकार की परिभाषा है जिसमें वर्णों की आवर्ती हो? क्या हो? वर्णों की जिस अलंकार में वर्णों की क्या हो? आवर्ती हो, उसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कारण के अभाव
होने पर भी कार्य संपन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आएगा एक अलंकार का प्रकार है विभावना अलंकार। कौन सा आएगा, विभावना अलंकार। ये इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, और ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि कारण के अभाव में भी कोई कार्य संपन्न हो उसमें विभावना अलंकार आएगा। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा का क्षेत्रीय रूप। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। आपको यहाँ पर इसको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 मार्च 2025 इंग्लिश हिंदी कंपलसरी पेपर के लिए। उसके बाद देखिए राजस्थान वीर है, ये यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि राजस्थान क्या है, वीर है। उसमें शब्द शक्ति बतानी है, और शब्द शक्ति तीनों की आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए, तीनों के दो दो उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए। देखिए शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति आपके पाठ्यक्रम में 3 शब्द शक्ति का यहाँ पर है। एक तो है लक्षणा, एक है अभिधा, और एक है व्यंजना। कौन सी है, व्यंजना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हुबहू प्रश्न मिल सकता है। तो देखिए यदि राजस्थान वीर मतलब राजस्थान वीर है, इस पंक्ति में कौन सी हो जाएगी, वीर क्या है, राजस्थान के निवासियों का लक्षण है। ठीक है, राजस्थान में जो निवास करने वाले जो है उनका लक्षण बताया गया है कि ये क्या है, वीर है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर वीर जो है शब्द, वीर जो शब्द है वो कौन सी हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। यानी ये जो पंक्ति है वो कैसी है, किसका उदाहरण है, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की बोलियों को भागों में बांटा गया है, तो उपबोलियों की उपभाषाओं की बोलियों में बांटा गया है, उपभाषाओं के भागों में बांटा गया है। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोजन, उद्देश्य की पूर्ति हेतु ठीक है कौन सी शब्द शक्ति उपयोग की जाती है, तो वो जाएगी लक्षणा, और लक्षणा में भी प्रयोजनवती लक्षणा। कौन सी हो जाएगी, प्रयोजनवती। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 24 मार्च 2025 के पेपर के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, अपठित गद्यांश मिलेगा। और अपठित गद्यांश को सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी शीर्षक, ठीक है, इसका उपयुक्त जो शीर्षक टाइटल होगा, प्रॉपर जो टाइटल होगा उसको आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। देखिए जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्रों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना, प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव आदि मनोवृत्तियों से संबंधित है। इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषता या तो स्वयं में मूल्यवान होती हैं तथा मूल्यवान के उत्पादन का साधन, प्राय व्यक्तित्व की विशेषता साध्य व साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से संस्कृति पर क्या दिया गया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैराग्राफ है। देखिए संस्कृति एक निष्प्राण पत्थर को किस प्रकार जीवन बना सकती है, संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से क्यों है, संस्कृति समशिष्ट की अभिव्यक्ति क्यों है, इन सभी का आंसर आप आसानी से इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दे सकते हैं। बाकी उपयुक्त जो उस गद्यांश का शीर्षक होगा वो क्या होगा, संस्कृति की महत्ता या संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा एक पद्यांश। देखिए जाति धन प्रिय नवयुवक समूह, विमल मानस की मंजू मराल, देश के परम मनोरम रत्न ललित भारत लल्ला के लाल, लोक की लाखों आंखें आज लगी है तुम लोगों की ओर। इस प्रकार से आपको एक पद्यांश मिला है। अब इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति धन प्रिय नवयुवक के लिए क्यों कहा गया है, कवि ने नवयुवकों को कैसे राग गाने के लिए कहा गया है, करो कमनीय कलंकित भाल से क्या आशय है, देश के नवयुवकों को क्या प्रेरणा दी गई है, कवि ने नवयुवकों को आंखें खोलने के लिए क्यों कहा गया है, और इस उपयुक्त जो पद्यांश है उसका आपको शीर्षक भी बताना है। तो ये भी पद्यांश क्या रहने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी 24 मार्च के पेपर में आपको ये पद्यांश देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो प्रश्न है वो उल्टा पिरामिड शैली। देखिए उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, ये एक लेखन की क्या है, पद्धति है। ये सबसे पहले आपको समझना है क्या है,
लेखन की एक शैली या क्या है, एक पद्धति है। क्या है? लेखन की एक पद्धति है। और इस प्रकार के लेखन में जिसमें सबसे जरूरी जो जानकारी है, या आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है या महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, और जो कम महत्वपूर्ण है वो सबसे नीचे लिखी जाती है। इसी शैली को, इसी पद्धति को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा प्रॉपर वे में मैं बताऊं तो उल्टा पिरामिड शैली वह लेखन की एक पद्धति जिसमें सबसे ज़रूरी जानकारी सबसे पहले लिखी जाती है और कम महत्वपूर्ण सबसे नीचे लिखी जाती है, और वही शैली कौन सी हो जाएगी? उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगी। आप नाम से इस परिभाषा को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू आपको मिल सकता है कि जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहने का कारण क्या है? तो उसको कहने का कारण है संसार के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल है, बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल है जिनकी खुदाई करने पर कुछ राजतंत्र को प्रदर्शित कर रहे थे। किसको कर रहे थे? राजतंत्र को। कहीं पर मूर्तियां मिली हैं, कहीं पर मृद भांड मिले हैं, कहीं पर किसी प्रकार के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई पर किसी प्रकार का कोई ऐसा जो है साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसी के कारण इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जुंज में गवई ग्रामीण जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवन चित्रण है। इस कथन पर टिप्पणी लिखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा होगा और समझाना है। रस की पुतली कौन है, उसे ये संज्ञा क्यों दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च 2025 पेपर के लिए ये प्रश्न रामबाण होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर रस की पुतली का अर्थ है राखी बांधने वाली बहन है। कौन है? रस की पुतली कौन है? राखी बांधने वाली कौन है? बहन है। ये आपको समझना है। और इसे संख्या क्यों देखिए, क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति बहुत ही अत्यधिक प्रेम होता है और उसके कारण ये संख्या दी गई है कि रस की पुतली कौन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए, कविता में कवि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, अपने शब्दों में आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसी विषय है जहां के प्रश्नों को आपके अपनी भावों से यदि आपने किसी भी पाठ को, कविता या किसी भी पद्यांश गद्यांश को पढ़ा है और यदि आपको अपने विचार व्यक्त करने नहीं आ रहे तो आपका हिंदी पढ़ना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप अपने शब्दों को जितने अच्छे से पिरो कर लिखोगे या फिर अपने शब्दों में जितने उत्तरों को लिखेंगे उतने ही आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत ही अपने शब्दों में उस पाठ के आधार पर आपको लिखने की कोशिश करनी है। जो पीछे वाले जो प्रश्न होंगे, यानी जितने भी निम्नात्मक प्रश्न होंगे, उनमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो किसी पाठ के संदेश पर टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा, या उसकी अपनी जो मूल संवेदना है वो लिखने को कहा जाएगा, या उस पाठ से आपको क्या सीख मिली है उसको यहाँ पर लिखने को कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जूझ कहानी, ठीक है, जो आपने पढ़ी है, ठीक है, वो कहानी जो है आधुनिक युवक युवतियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे रही है। तो प्रेरणा आपको यहाँ पर जब तक पता नहीं होगी, जब तक आपने उस पाठ को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तब तक आप उस प्रेरणा को लिख नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए, स्वच्छ भारत विषय पर आलेख लिखिए। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ पर विषय पर फीसर लिखिए। कुंवर नारायण और धर्म भारती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेखक आएगा, या तो लेखक परिचय, और अथवा में जो आएगा वो आपको देंगे कवि परिचय। तो यदि आप सभी कवियों की परिचय याद करना चाहते हैं तो सभी कवि परिचय याद करें, और सभी लेखक परिचय याद करना चाहते हैं तो सभी लेखक परिचय भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सप्रसंग व्याख्या, जिसमें प्रसंग संदर्भ व्याख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम में आपको एक यहाँ पर जो है अधिसूचना, ठीक है, या विज्ञापन, इस प्रकार से आपको 2 मिल सकते हैं, या आपको पत्र लिखने का कहा जा सकता है, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र हैं, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र
या सरकारी पत्र हैं वो आपको लिखने को कहा जा सकता है। देखिए, जिला कलेक्टर पारी की और रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, यदि आप इनका फॉर्मेट जानते हैं तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। दोनों ही जो यहाँ पर एक अधिसूचना है, एक पत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोनों में से एक 100% आपको एग्जाम के पेपर में हुबहू मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे निबंध की। निबंध की आपको जो पॉइंट है, देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निबंध आपको आ सकता है। योग स्वास्थ्य की कुंजी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल इंडिया 100% आपको आने के चांसेज है। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ऑनलाइन शिक्षा, इस पर भी आ सकता है। ठीक है, बाकी राइजिंग राजस्थान पर भी आ सकता है, लेकिन इस पर कम चांस है। बाकी ऑनलाइन शिक्षा पर आ सकता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया पर आ सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की क्या अनिवार्यता है, इस पर आ सकता है। तो ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस पेपर को समझा होगा। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।